चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है कि व्हाट इज टिंडल इफेक्ट, एक्सप्लेन टिंडल, यानी टिंडल प्रभाव क्या है, इसकी व्याख्या करें। तो यहाँ पर देखना है कि हम लोग जैसे एक एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं कि कोई रूम है, एकदम अंधेरा है और एक छोटा सा ओपनिंग से प्रकाश क्या हो रहा है, आ रहा है, और हम क्या है, सोए हुए। तो क्या देखते हैं कि जो प्रकाश आ रहा है वो जो छोटे छोटे जो कण है, धूल कण, वो क्या कर रहा है, गतिशील अवस्था में, और उस लाइट को क्या कर रहा है, एकदम फैला रहा है, एकदम विजिबल बना दे रहा है, उसके पाथ को क्या रहा है, विजिबल बना दे रहा है, और वो छोटे छोटे कण दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। इसी इफेक्ट को हम लोग कहते हैं क्या, टिंडल इफेक्ट। ठीक है ना। तो मान लें यहाँ पर अगर कोई सॉल्यूशन है टिंडल, कोई मान लें यहाँ पर कोलाइडी सॉल्यूशन है, और इधर से अगर प्रकाश को अगर प्रवाहित करें और ऊपर से देखें, यानी राइट एंगल अगर देखें, तो इसका जो प्रकाश है वो क्या होगा, इल्यूमिनेटेड हो जाएगा, वो क्या होगा, लाइट हो जाएगा, ब्लूइश कलर से क्या हो जाएगा, वो चमकीला हो जाएगा, और एक कोन की तरह शंकु का आकार का होगा, और उस शंकु को हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल कोन बोलते हैं। और इस इफेक्ट को हम लोग कहते हैं क्या, टिंडल इफेक्ट, यानी टिंडल प्रभाव। यानी व्हेन द बीम ऑफ लाइट इज पासेस थ्रू ए कोलाइडल सॉल्यूशन, देन the path of the light get illuminated with bluish light। ठीक है, when seen right angle, जब उसको राइट एंगल पर देखेंगे तब the path of the light looks like cone which is called Tyndall cone। this phenomenon is called Tyndall effect। यानी जब प्रकाश पुंज को कोलाइडी विलयन से होकर प्रवाहित किया जाता है, तब प्रकाश के पथ से राइट एंगल देखने पर प्रकाश का पथ नीले रंग के प्रकाश से चमकीला हो जाता है, तथा यह शंकु की तरह दिखाई देता है, जिसे सिंगल क्या कहेंगे, टिंडल शंकु कहा जाता है। और इस घटना को क्या कहा जाता है, तो टिंडल प्रभाव कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट में। तो मोटे तौर पर यह जान लें कि दोनों में अंतर यही है कि एक में दो आयन क्या होते हैं, निकलते हैं। एक अगर केटायन निकलता है तो दूसरा एनायन भी सरफेस से बाहर चला जाता है। जबकि फ्रैंकल में क्या होता है, कोई एक केटायन हो या एनायन हो, अपने पोजीशन से लैटिस साइड से हट के इंटरशियल साइड पर क्या होता है, घसक के चला जाता है, अपने स्थान को मिस कर देता है, लेकिन क्रिस्टल से बाहर नहीं जाता। यही अंतर होगा। एक में शॉर्टकी में क्या हो रहा है कि एक केटायन और एक एनायन क्रिस्टल के सरफेस से बाहर निकल जाता है, अपना पोजीशन को छोड़ करके, अपने लैटिस साइड को छोड़ करके क्रिस्टल के सरफेस से वो केटायन और एनायन क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। जबकि एक में क्या होता है, कोई आयन जो है वो क्या करता है, अपने लैटिस साइड को छोड़ करके इंटरशियल साइड पर घसक के चला आता है, बाहर नहीं निकलता है। तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर बाहर निकल गया तो उसके डेंसिटी पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अगर बाहर निकल जा रहा है तो डेंसिटी घटेगी, अगर घसक के अंदर ही रह रहा है तो डेंसिटी अनचेंज होगा, कोई परिवर्तित नहीं होगा डेंसिटी में। इसमें कह सकते हैं कि शॉर्टकी में कि यहाँ पर दो साइड आपका क्या होता है, वैकेंट होता है। देयर आर टू vacant sides are arises, there are two vacant sides are arise। ठीक है, जबकि यहां पर केवल एक साइड आपका क्या होगा, वैकेंट होगा। ठीक है, यही अंतर है। तो पहला क्या हो गया, इन सच टाइप ऑफ डिफेक्ट वन केटायन एंड वन एनायन आर रिमूव फ्रॉम साइड ऑफ द क्रिस्टल। साइड remove from लैटिस लगा लीजिएगा यहां पर, लैटिस साइड टू द सरफेस of the
क्रिस्टल, क्रिस्टल के सरफेस से बाहर क्या हो जाता है, निकल जाता है। यानी इसमें एक धराएं और एक एनायन अपने स्थान से क्रिस्टल की सतह से निकल जाते हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि देयर आर टू वैकेंट साइट्स ऑफ अराइज, दो रिक्त स्थान उत्पन्न होते हैं। डेंसिटी डिक्रीजेस, डेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। एनायन और कैटायन सरफेस से बाहर निकल गया, यानी क्रिस्टल्स में ही नहीं रहा, तो मास तो कुछ ना कुछ घटेगा, तो डेंसिटी भी घटेगी। इस केस में क्या होगा कि इन सच टाइप ऑफ डिफेक्ट एन आयन इज मिस्ड फ्रॉम देयर पोजीशन एंड टेक पोजीशन इन द इंटरशियल साइट, इंटरशियल साइट, ठीक है, अपने इंटरशियल अंतराकाशी स्थान को क्या करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार के दोष में एक आयन अपने स्थान से हटकर अंतराकाशी क्या स्थान में चला जाता है, निकलता नहीं है, चला जाता है, वो क्रिस्टल के अंदर है। देयर आर वन वैकेंट साइट इज अराइजेस, केवल एक स्थान, रिक्त स्थान उत्पन्न होता है और डेंसिटी अनचेंज होती है। और एक चीज और जानिएगा, जैसे रिक्त स्थान अराइज होगा, कंडक्टिविटी उस क्रिस्टल का क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ टेम्परेचर अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। यानी ताप किसी अभिक्रिया के दर को कैसे प्रभावित करता है, ताप किसी अभिक्रिया के दर को कैसे प्रभावित करता है। तो कह सकते हैं कि अगर किसी सिस्टम का अगर टेम्परेचर अगर बढ़ा दें, ठीक है, तो इसमें जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में उनका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण जो नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम है वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो गया, बढ़ गया। तो जैसे नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो कह सकते हैं ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, the kinetic energy of the reacting molecules increases, ठीक है, due to which the number of collision per unit time increases. As a result, the rate of reaction increases. The rate of reaction increases. तो क्या कहेंगे कि सिस्टम का ताप बढ़ाने पर अभिक्रियाशील अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसके कारण प्रति इकाई
समय में, प्रति इकाई समय में टक्करों की संख्या भी बढ़ जाती है। ठीक है, जिसके फलस्वरूप अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। और एक चीज और याद रखिएगा कि इट हैज बीन experimentally found that on increasing every 10 degrees C of the system, the rate of reaction becomes twice or thrice। ठीक है, दुगुना या तिगुना बढ़ जाता है। यानी यह कह सकते हैं यह प्रायोगिक तौर पर देखा गया है कि सिस्टम का ताप प्रत्येक 10 डिग्री सी बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर दुगुनी या तिगुनी हो जाती है। हो गया। और इसका रिलेशन क्या है कि आप कह सकते हैं KT प्लस 10 डिग्री सी बाई KT बराबर 2 और 3। ये आपका एक रिलेशन है और इसी को हम लोग कहते हैं ताप गुणांक। कर सकते हैं दिस इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसी को हम लोग कहते हैं क्या, ताप गुणांक या टेम्परेचर कोफिशिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कुछ छोटे छोटे टर्म हैं जिस पर आपसे पूछा जाए क्या कि इसको डिफाइन कीजिए। डिफाइन द टर्म, यानी निम्न पदों को क्या करना है, आपको क्या करना है, डिफाइन करना है। जैसे थ्रेशोल्ड एनर्जी हो गया, दूसरा हो गया कोलिजन फ्रीक्वेंसी और तीसरा हो गया आपका इफेक्टिव कोलिजन। ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी मतलब हो गया आपका डेली ऊर्जा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी हो गया आपका क्या कह सकते हैं संघटन आवृत्ति, और एक होता है प्रभावी टक्कर या संघटन। ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहला हम लोग लें थ्रेशोल्ड एनर्जी, यानी इसको देहली ऊर्जा भी हम लोग कहते हैं हिंदी में। दिल्ली ना दिल्ली बोलते हैं दिल्ली को ना। चलिए क्या कहेंगे कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी
amount of energy which possess in the reacting molecules due to which they undergo effective collision, breaking the bond and formation of new bond to give a product is called, आपका क्या हो जाएगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी, इसको थ्रेशोल्ड एनर्जी कहेंगे इसको, ठीक है। तो हिंदी इसका बोल सकते हैं कि अभिकारक अणुओं में उपस्थित ऊर्जा जिसके कारण अभिकारक अणु प्रभावी टक्कर में भाग लेते हैं, जिससे बंध टूटते हैं और फिर नए बंध बनते हैं, जिससे प्रतिफल प्राप्त होता है। देहली ऊर्जा कहलाता है, ठीक है। इसको कंप्लीट कीजिएगा। यानी कोई भी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल में वह ऊर्जा जिसके कारण वो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल क्या करे हो, तो कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन में भाग ले, जिससे कि पुराना जो बॉन्ड है, कंपाउंड का जो बॉन्ड है वो टूटे और फिर नया बॉन्ड फॉर्म करे और क्या मिले आपको, प्रोडक्ट मिले। ओके, तो नेक्स्ट भी क्वेश्चन हम लोग फिर करते हैं। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, राइट रॉल्स लॉ। इसका जो जिस तरह से हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग देखे थे, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, जस्ट उसी तरह से इसको भी हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या है कि व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्ट इज डिसॉल्व इन ए प्योर सॉल्वेंट, मान लेते हैं कोई प्योर सॉल्वेंट है, उसमें हम लोग किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट को अगर डाल दें, घुला दें, तो इसका जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर जब कम हो जाएगा तो पहले जैसा वेपर प्रेशर लाने के लिए टेम्परेचर को क्या करना होगा, बढ़ाना होगा, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट अब क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। यानी व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन ए प्योर सॉल्वेंट, then the vapor pressure of the obtained solution becomes lower. As a result, the boiling point of the solution becomes higher, जिसके कारण सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, उच्च हो जाता है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, मतलब क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। यानी जब किसी अवाष्पशील विलेय को शुद्ध विलायक में घोला जाता है, तब प्राप्त विलयन का क्वथनांक निम्न हो जाता है, वाष्प दाब होगा, यानी वाष्प दाब निम्न हो जाता है, ठीक है।
वाष्प निम्न हो जाता है। चूंकि बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर वाष्प इसलिए निम्न हो गया कि यहाँ पर जो अपर लेयर से वेपराइजेशन हो रही थी उसकी मात्रा क्या हो गई, घट गई, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के मॉलिक्यूल भी अपर लेयर पर आ गए। तो जितनी मात्रा में जो प्योर सॉल्वेंट का वेपराइजेशन होना चाहिए उतना नहीं हो पाएगा, जिसके कारण विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। इसी घटना को क्वथनांक का उन्नयन कहा जाता है। और इसको कह सकते हैं कि इसको डेल्टा टीएफ द्वारा सूचित किया जाता है। क्या जिससे, तो डेल्टा टीएफ द्वारा सूचित किया जाता है। रोल्स फर्स्ट लॉ कहता है कि द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। विलयन का जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, मोलालिटी है, उसका सीधा समानुपाती होता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। यानी क्वथनांक का उन्नयन विलयन के मोलर सांद्रता का सीधा समानुपाती होता है। अतः डेल्टा टीएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सीएफ, या डेल्टा टीएफ बराबर केएफ गुना सीएम, जहां केएफ क्या है, मोलर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है। ठीक है, डेल्टा टीएफ बराबर क्या हो जाएगा, केएफ इंटू डब्ल्यू इंटू 1000 बाई एम इंटू ए इन ग्राम, जो कि पहले भी आप लोग डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में इसी तरह का लॉ आप लोग देख चुके हो। दूसरा लॉ कहता है कि अलग अलग पदार्थ जो है, मान लेते हैं अलग अलग पदार्थ को क्या किया जा रहा है, इसमें 1 ग्राम मोल, जिस तरह से वहां पर एग्जांपल लिए थे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में, उसी तरह से यहाँ पर 1 ग्राम मोल ग्लूकोज लिया, 1 ग्राम मोल इसमें शुगर लिया, 1 ग्राम मोल इसमें क्या ले लिया, तो कुछ ले लीजिए यहाँ पर, जैसे मान लें NaCl ले लिया। तो तीनों जो सॉल्यूशन का कि डेल्टा टीएफ जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, मोलर कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, या डेल्टा टीएफ बराबर केएफ गुना सीएम, या डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इंटू डब्ल्यू इंटू 1000 बाई एम इंटू ए इन ग्राम, जो मोलालिटी का फॉर्मूला है। ठीक है, तो सेकेंड लॉ अगर हम लोग देखें तो सेकेंड लॉ में क्या कहेंगे कि if equimolar of different substances are dissolved in the solvent separately, then the elevation of boiling point of the obtained solutions are found to be similar। अगर विभिन्न पदार्थों की समआण्विक मात्राएं किसी विलायक में अलग अलग घोली जाए तो प्राप्त सभी विलयनों का क्वथनांक का उन्नयन क्या होगा, समान होगा। जैसे मान लें 1 ग्राम मोल इसमें ग्लूकोज घोला, 1 ग्राम मोल इसमें शुगर घोला, 1 ग्राम मोल इसमें नमक घोला, तो सभी का नंबर ऑफ ग्राम मोल क्या है, सेम है, सबको घोल दिया, 3 सॉल्यूशन मिला, तीनों सॉल्यूशन का क्वथनांक का उन्नयन क्या होगा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू क्या होगा, समान होगा, क्योंकि तीनों में अणुओं की संख्या क्या होगी, समान होगी। 1 ग्राम मोल ग्लूकोज, 1 ग्राम मोल शुगर, 1 ग्राम मोल NaCl, तो अणुओं की संख्या समान हो गई तो वैल्यू भी क्या होगा, समान हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, केमिकल काइनेटिक्स का है, छोटा छोटा टर्म्स आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको डिफाइन कर सकते हैं कि द नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड क्या, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। क्या कहेंगे, कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहेंगे, यानी द नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी, यानी इकाई आयतन में प्रति इकाई समय में टकरों की संख्या संगठन आवृत्ति कहलाती है, और इसको स्मॉल जेट के द्वारा हम क्या करते हैं, तो सूचित करते हैं। ओके, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यानी प्रथम कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया। इसमें कह सकते हैं कि दोज रिएक्शंस ऑफ which rate of reaction depends
one concentration term of the reactant called first order reaction। ठीक है, लिख सकते हैं कि वे अभिक्रियाएं जिनकी अभिक्रिया की दर अभिकारक की केवल एक सांद्रता पद पर निर्भर करती हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया कहलाती है। ओके, यानी वे सभी अभिक्रियाएं जिनकी अभिक्रिया की दर अभिकारक के केवल एक सांद्रता पद पर निर्भर करती है, उसको हम क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। Those reactions of which rate of reaction depends upon only one concentration term of the reactant are called first order reaction। तो मान लीजिए यहाँ पर A प्लस एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं A में हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, जैसे मान लें CH3 COO C2H5 इथाइल एसिड और H2 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ये आपका क्या हो गया? CH3 COOH प्लस C2H5OH। ठीक है, इसका जब रेट लॉ लिखेंगे तो रेट बराबर क्या हो जाएगा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईस्टर और कंसंट्रेशन ऑफ H2O का पावर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नियम हम बता चुके हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में जब पढ़ाए थे, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का डिफिनीशन भी हमने दे दिया है और बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी। हो सकता है इस साल एग्जाम में रहे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब देखेंगे तो क्या मिलेगा? 1 हो जाएगा। तो मान लो यहाँ पर एक ए से कोई प्रोडक्ट बना और इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर ए मोल है और यह क्या है? 0, तो आफ्टर टाइम टी अगर एक्स मोल बना तो इसका मात्रा क्या बच जाएगा? ए माइनस एक्स बच जाएगा। ठीक है, तो रेट लॉ कहता है कि जो दर होता है यानी माइनस dx/dt वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a माइनस एक्स का यानी लेंथ क्वांटिटी का क्या होता है? सीधा समानुपाती होता है। या कर सकते हैं माइनस dx/dt बराबर k a माइनस एक्स। तो ये जाति को एक तरफ लाएं तो माइनस dx/क्या a माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा? k dt हो जाएगा और इक्वेशन इसको फर्स्ट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर चूंकि यह मात्रा बहुत छोटा है तो क्या करेंगे? इंटीग्रेशन लेंगे दोनों साइड में, यानी कह सकते हैं टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन अगर लेंगे तो माइनस dx/क्या हो जाएगा? a माइनस एक्स बराबर k d, k का नहीं होता है dt हो जाएगा। तो यह आपको मिलेगा माइनस कॉमन लॉग a माइनस एक्स बराबर dt का मिल जाएगा t प्लस c। इक्वेशन इसको हम लोग फर्स्ट कहेंगे, इसको सेकेंड, इसको हम लोग थर्ड करेंगे। और फिर शुरू में चलते हैं कि व्हेन t बराबर 0 तो x बराबर की क्या हो जाएगा? 0। कोई अभिक्रिया नहीं हुआ तो इसी मान को कहाँ पर? यहाँ पर रखते हैं, यानी पुटिंग
the value of t and x in equation थर्ड में, तो माइनस ln a माइनस 0 बराबर a गुना 0 प्लस c। तो क्या मिलेगा, ln a माइनस कॉमन लॉग a बराबर क्या, c। फिर करेंगे कि नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन आपका थर्ड में, फिर से रखें इक्वेशन थर्ड में, फिर से हम लोग रखते हैं इक्वेशन थर्ड यहाँ पर है। तो माइनस ln a माइनस एक्स बराबर आपका हो जाएगा के टी, माइनस हो जाएगा प्लस चुकी है, तो ये माइनस में वैल्यू माइनस कॉमन लॉग a है, तब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा ln a। और कर सकते हैं इसको इधर लेके आइए, ये आपका ln a माइनस ln a माइनस एक्स बराबर क्या के टी, या इसको कॉमन लॉग में लेके चले, ये आपका हो जाएगा ln a बाई a माइनस क्या x बराबर के टी। तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा आपका 2.303 बाई टी, लॉग के टर्म में आ गया, इस कांस्टेंट को रख लिया तो लॉग a बाई a माइनस एक्स बराबर के, यानी रेट कांस्टेंट का वैल्यू हम लोग निकाल लिया। अगर t का निकालना है तो 2.303 बाई के लॉग a बाई a माइनस एक्स बराबर t हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछने का बहुत चांस है, 100% चांस है कि यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, ठीक है। इसके अलावा आप लोग क्या क्या चीज देखना है, सरफेस केमिस्ट्री में आप लोग कोलाइडी सॉल्यूशन तो हम लोग बता दिए, लेकिन एक चीज था फिजियो सॉल्यूशन और केमियो सॉल्यूशन, ठीक है। भौतिक अधिशोषण और क्या रासायनिक अधिशोषण एकदम देख लीजिएगा, एकदम देख लेना है। आप नोट्स से देख लीजिए, चाहे आप गेस्ट पेपर से उस क्वेश्चन को आप देख लेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड देख लीजिएगा, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी में अंतर आपसे पूछे जा सकते हैं, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के आधार पर न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। इसको नोट से इसको रिवाइज कर लेना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक सेल यानी प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल, या इसको कहा जाता है लेड स्टोरेज बैटरी या स्टोरेज बैटरी क्या होती है, संचायक बैटरी क्या होती है, ठीक है ना। इस सारे टॉपिक्स को आप लोग देख लेंगे और हम आपसे कनेक्ट रहेंगे, रात में भी कनेक्ट रहेंगे। अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप लोग हमको फोन करके हमसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, फिजिकल का हम लोग समाप्त करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट हम लोग ऑर्गेनिक का जो पोर्शन है हम शाम में इस वीडियो को अपलोड करेंगे, इसलिए कि तरोताजा रहेगा, एकदम दिमाग पर बैठा रहेगा, एग्जाम देके चले जाइएगा, ओके।